वेलकम टू फेयर मीडिया। आज आपसे शेयर करेंगे जो पार्लियामेंट में बिल्स, जो 3 बिल्स पेश किए हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, और उसके बाद में पार्लियामेंट को साइन डाई हो गया है। फिर कभी नोटिफिकेशन के साथ फिर नेक्स्ट सेशन को बुलाया जाएगा। इस वक्त तक ये बिल्स अपना प्रोसेसिंग में चलता रहेगा। एक्चुअली इस 130th अमेंडमेंट क्या जरूरी था, क्यों जरूरी था, और किस लिए ये बीजेपी और अमित शाह सरकार, मोदी साहब क्यों चाहते हैं, ये एकदम से क्या जरूरत पड़ गई जो इंडिया को, और इस वक्त जो सरकार अपने हिसाब से और मेजॉरिटी से जो चला रही है वो हिसाब से आसपास तो मेजॉरिटी से ज्यादा है, लेकिन क्या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को बुलाने के लिए, या फिर क्या हो सकता है मन में, तो फिर एक बात पे तो बात कायम नहीं हो सकती है, क्योंकि कितना भी अंदाजा लगाया जाए तो वो बात, वो मुद्दा वहां पर कंफर्म नहीं होता है कि एक मुद्दे के ऊपर ये अमित शाह और मोदी साहब की सरकार ये 3 बिल्स 130th अमेंडमेंट के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर को दर्जा दिया जाए, और इस बिल को यानी चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स को 5 साल से ज्यादा सजा होने के केसेस में अगर अरेस्ट होते हैं और अरेस्ट होकर 30 दिन रहते हैं तो उनकी कुर्सी ऑटोमेटिक 31st के दिन चले जाएगी। वो उसका अधिकार, अगर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर अगर ऐसा मामला आया है तो उसको राष्ट्रपति एक्शन ले सकते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर्स की बात आती है तो फिर गवर्नर्स ये एक्शन ले सकते हैं वहां के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में, जो भी मुद्दा होता है जिसके ऊपर भी ये केसेस, क्रिमिनल केसेस बुक होते हैं, या फिर जानबूझकर जेल में डाला जाता है, ये बात तो कह नहीं सकते। लेकिन क्या इतनी अर्जेंसी, क्या जरूरत थी कि यहाँ पर कम से कम देखने को मिलता है 7 से 8 मुद्दे तो फिक्स है वो लोग के जहन में, ये बिल्स को प्रोड्यूस करने में और पास कराकर हिंदुस्तान की सरकारों में अपना एक परमानेंट मुकाम जमाना चाहती है। यानी सिंगल पार्टी, एक बीजेपी और दूसरी ड्यूअल पार्टी सिस्टम को इस हिंदुस्तान में यानी फेडरल स्पिरिट के खिलाफ में बनाना चाहते हैं। ऐसा डाउट, ऐसा मंशा भी हमको दिखता है, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आती है तो फिर हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स हैं और कितने चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट हैं, अगर ये अंदाजा लगाते हैं, ये बात करते हैं, तो फिर टोटली नंबर ऑफ पोस्ट आर 31। 31 चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट हैं इंडिया के स्टेट्सों में। इस 31 में 3 स्टेट्स ऐसे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में काम करते हैं, और वहाँ के ऑफिशियल या फिर वो लोग इसको कंट्रोल करते हैं। डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री को अटैचमेंट होता है, जैसा कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो, या फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हो, या फिर पुदुचेरी स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ के असेंबली से ज्यादा पावर वहाँ के नॉमिनी गवर्नर जनरल हो, या जो भी वो ऑफिस को निभाते हैं, नॉमिनेट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री से, वो लोग करते हैं। तो फिर इतने सारे 28 स्टेट्स में प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज को जो माना जाता है, कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की जबान में। तो फिर आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मुद्दे आते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट आता है बिहार की वोट चोरी से पूरे हिंदुस्तान की आवाम का और पूरी दुनिया का अटेंशन भटकाना, यानी डाइवर्शन ऑफ अटेंशन, अब पॉलिसी को इख्तियार करना, ये बिहार का मामले में। और गुज़िस्ता जितने भी 2014 से लेकर आज तक जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हुए हैं, खासकर 2018 में जो सेकंड टाइम मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर का ओथ संभाले हैं, उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी स्टेट्स में हुए हैं इलेक्शंस, उसमें भी तो धांधलियां होती हैं, हुई हैं, और ऐसा मामला देखने को हर जगह मिलता है। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बीजेपी का एक
ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बनकर बात कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, और ज्ञानेश कुमार के ऊपर उनके ऊपर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन और लाकर उनके ऊपर उनको अपनी पोस्ट से रिमूव करने की बात भी अपोजिशन लीडर्स करते हैं, तो फिर यहाँ पर नंगा नाच देखने को मिलता है वोट चोरी का। और वोट चोरी किस तरीके से कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ है और यहाँ तक के हम कह सकते हैं कि वाराणसी में भी, वाराणसी के काउंटिंग में भी 7th राउंड तक भी वहां के अजय राय लीड कर रहे थे, लेकिन एकदम से 2 बजने के बाद में वहां की काउंटिंग और टेबल्स और जितने राउंड्स होते हैं उसको रोका गया और लास्ट में एकदम से मोदी साहब 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, ऐसा घोषणा हो गई है वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर और वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों की तरफ से। तो फिर वहां के वाराणसी का वोट भी और वाराणसी को भी रिकाउंटिंग किया जाए तो बेहतर होगा। वो इसलिए कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स में यहाँ इलेक्शंस ईवीएम की वजह से हुई हैं और ईवीएम की धांधली अलग है, ईवीएम के ऊपर की बात नहीं है। और यहाँ के निजामाबाद के तेलंगाना के एमपी उन्होंने भी ये कहा है कि आप किसी को भी वोट डालो, नोटा पे भी डालो बीजेपी को आएगा, और आप हाथ पे डालो बीजेपी को आएगा, और किसी को भी वोट डालो तो बीजेपी को ही आएगा। ऐसी बात उन्होंने निजामाबाद के एमपी कहे हैं और ये बात पूरी दुनिया भी देखी है। तो फिर ईवीएम का मुद्दा छोड़कर वोटर्स लिस्ट बनाने में ही इतने धांधलियां जब कर सकते हैं, लाखों वोट, महाराष्ट्र का इलेक्शन की भी बात आई है तो फिर वहां पर 1 करोड़ नए वोटरों को इंक्लूड किए हैं और पुराने वोटरों को निकाला है। यानी इलेक्शन कमीशन की बात आती है तो फिर नए वोटर्स को मिलाने के नाम पर फॉल्स और फेक वोटर आईडीज लगाकर उसके लिए भी बात करते हैं। जीरो की बात करें तो फिर जीरो का भी मामला ज्ञानेश कुमार ज्ञान देते हैं, जब तक के पूरा हिंदुस्तान में कोई उनके उतना काबिल और ज्ञानी कोई ऑफिसर ही नहीं ऐसी बात करते हैं तो गुलामी में भी बादशाहियत देखते हैं, ढूंढते हैं, और उनके बादशाह और उनके आका उनको क्या कहते हैं उसी बात वही कहते हैं। तो फिर यहाँ हिंदुस्तान की आवाम क्या कैसी है, अब तक न जाने कितने प्राइम मिनिस्टर्स को देखें और आज तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिस्टों में टीएन शेषन के नाम को अभी भी याद किया जाता है। ये इसे ज्ञानेश कुमार को तो कोई हिसाब किताब से नहीं होता, वो भी एक बीजेपी के आदमी के नाम में से ही वो काउंट किया जाता है। और दूसरी बात, बिहार का इलेक्शन जो होने वाला है उसके बारे में तो बात इस साल की चलती है, लेकिन इसमें बीजेपी की पार्टी अटक गई है और इलेक्शन कमीशन इसमें अटक गया है। तो फिर आखिर इलेक्शन होता है तो फिर क्या है, 65 लाख वोटर्स को अभी तक तो डिस्प्ले करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के पास जो डिलीटेड वोट्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जितने भी मिसिंग वोट्स के नाम पर जो वो लोग के नाम खारिज कर दिए थे, वो लोग के डिस्प्ले कराने की बात कही। तो फिर वहां पर क्या चलता है, कैसा चलता है, वहां के लोग भी और वहां के पार्टीज के बूथ एजेंट्स और वहां के पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोग तो देखते ही होंगे, लेकिन वहां पर भी और उसके बाद में वहां कितने लोग को इंक्लूड किया जा रहा है और ये कैसा होता है, इसकी बात तो हम सितंबर की 1 के दिन ही बता सकते हैं और इसकी बात भी पता चलती है, जब तक भी तो कुछ बता नहीं सकते। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर देखने को भी मिलती है कि ये 3 बिल्स पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करने की वजह इंडिया गठबंधन के अलायंस में जब कभी देखी नहीं गई थी, उतनी यूनिटी आज के दौर में देखने को मिलती है। ये वोट चोरी के नाम पर और ये वोट थेफ्ट के नाम पर जो अपोजिशन लीडर्स जो बीजेपी पार्टी के खिलाफ में अलग अलग नामों से जो जाने जाते हैं और अलग अलग स्टेटों में माने जाते हैं और चीफ मिनिस्टर्स भी है और पॉलिटिकल पार्टीज भी है, तो फिर वो लोग में एकदम से यूनिटी दिख रही है। वो इसलिए कि वो लोग ने भी इलेक्शंस में धोखा खाया और इलेक्शन ने घुमा दिया और इलेक्शन में बीजेपी वाले जीत गए, या फिर बीजेपी वाले जिसको जिताना चाहते थे वो लोग को जिताए पाए। वो इसलिए कि अपनी चोरी ना ही पकड़ने के लिए कुछ स्टेटों में अपोजिशन के 1 या 2 स्टेटों को भी जिताने की बात आती है, तो फिर यहाँ पर उस तरीके से डिफेंड करने वालों को भी उन्होंने पैदा किया है। जैसा कि
कर्नाटका स्टेट की बात आती है तो फिर वैसा है तो तेलंगाना की बात भी आती है, तो फिर अगर ऐसी बात आती है तो कंप्लीटली पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके पूरे स्टेट को, यानी 2017 और 18 से लेकर आज तक जो स्टेट गवर्नमेंटें बनाई है, चाहे बीजेपी की हो या फिर अपोजिशन लीडर्स के हो, यानी नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस हो, वैसे पूरे के पूरे स्टेटों को डिसॉल्व करके नया से नए इलेक्शन को जाने की हिम्मत क्या बीजेपी पार्टी के अमित शाह को है? ये सवाल तो बिल्कुल करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। वो इसलिए कि वन इलेक्शन वन नेशन की बात आती है तो फिर यहाँ पर ये 3 बिलों का भी उससे ताल्लुक है और ताल्लुक भी होता है। और एक मुद्दा भी ये आता है कि यहाँ पर तीसरी बार जो मोदी सरकार सत्ता संभाली है, उनके ऊपर अब तक के जितने प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते सो बढ़ाई हो रही है, लेकिन कोई चीज में कमी पेशी नहीं हो रही है, ना ही गिराने में रुकावट आ रही है, ना ही बढ़ती चीजों का है। वो आंकड़े तो बताते हैं इन्फ्लेशन रेट बहुत कम हुआ है। ये ऐसे चोर रिकॉर्ड्स को तो भरोसा करने का ही मामला नहीं है वो, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा है। वो जब वोट चोरी होता है, जब पूरी की सरकार की सरकारी चोरी होती है, तो फिर ये इंडेक्स क्या मायने रखता है? ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ये तो मामूली छोटा सा खेल है, छोटा सा बाल के बराबर है। ये लोग इसको करप्ट करने में और इसको पोल्यूट करने में तो फिर वो बात भरोसे की मन हो नहीं सकती, और भरोसा करने वाला भी आज के दिन कोई नहीं है। तो फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ में जो एंटी इनकम्बेंसी रेज हो रही है, देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा एक तरफ से ट्रंप सरकार का दबाव और दूसरे तरफ रशिया से दोस्ती की बात, और तीसरा ये चाइना का इश्यू जो बॉर्डर शेयर करता है, वहां पर परमानेंट सेटलमेंट्स बनाते हैं, तो फिर वहां भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या फिर उससे पहले के चीफ जस्टिस हो, इसको देखा नहीं देखा और उसको वो चीज को टाल दिया गया। लेकिन वो चीज की बात आती है तो फिर चाइना का मुद्दा भी इंटरनेशनल सतह पे दोस्ती बढ़ाएं तो बढ़ाएं, या फिर अमेरिका से करें या फिर रशिया से करें, किससे करें? यहाँ पर ट्रंप को भी मोदी से कोई ऊंचा आदमी, ज़हीनी आदमी माना नहीं जाता। वो इसलिए कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई को ट्रंप ने अपने खाते में रोकने का जो बेनिफिट डाल लिया है, जो उसका क्रेडिट लिया है, तो फिर ये ऐसा आदमी रशिया और यूक्रेन वार को रोकने के लिए ये मोदी साहब को मीडिएशन करने के लिए क्यों दबाव डाल रहा है, और रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए क्यों मना कर रहा है? तो फिर इसका भी जवाब और इसके भी जवाबदारी देना चाहिए मोदी सरकार को। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो है ही, लेकिन वो कुछ काम के नहीं है। वो इसलिए कि जो मोदी सरकार के जो नीतियां देशिया होती हैं वो इंटरनेशनल भी उसी तरीके से होती हैं। वो इसलिए कि हेट पॉलिटिक्स इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली है, तो फिर ये हेट की वजह से पूरा हिंदुस्तान इसको भुगतना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, और जीडीपी का मामला भी घट रहा है। और ये जीडीपी के मामलात में भी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट 50 लाख करोड़ की बात है, उसमें 10% तो जाएगा ही जाएगा। लास्ट टाइम भी 47 लाख करोड़ का तो हिसाब बताया था, तो उसमें 10 लाख करोड़ तो उसमें खाली हिसाब किताब में घुस गए। और वो निर्मला सीतारामन मैडम तो क्या करती हैं, हिसाब आंकड़े बना के देती हैं, तो टोटल का टोटल आने का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही डेटा बन कर आता है, तो खाली एंडोर्समेंट करती हैं, देखने में दिखती हैं। वो इसलिए कि उनके हस्बैंड परकाला प्रभाकर, उनका हिसाब किताब पूरा, वो भी एक इकोनॉमिस्ट है। वो इकोनॉमिस्ट रहकर देश के मुख्तलिफ इलाकों में भी अपना मामला बताते हैं, और पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, और इकोनॉमिस्ट भी हैं वो। तो फिर उनकी बात से सुनते हैं, तो फिर ये निर्मला सीतारामन क्या चीज़ है और मोदी सरकार भी क्या चीज़ है, क्या बता सकती है, इसका तो अंदाजा लगा सकते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर ये आती है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी होने जा रहा है इस आइंदा महीने की 11 तारीख या 11 तारीख एग्जैक्टली। उस वक्त तक का भी ये मामला थमने को नहीं दिखता है, और पार्लियामेंट भी आज तक का मामला सदन खत्म हो गई है, तो फिर ये दोबारा फिर कब स्टार्ट होगी इसका तो पता नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पार्टी ये चाहती है कि आइंदा आने वाले, ये एक और मुद्दा देखने को मिल रहा है
ये मुद्दे के पीछे ड्यूअल पार्टी सिस्टम को बनाने की बात आती है, जैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है, जो तरीके से सरकारें चलती हैं उस तरीके का, यानी फेडरल स्पिरिट को खत्म करना और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने की बात यहाँ पर आती है। तो फिर यहाँ ड्यूअल पार्टी सिस्टम तो रीजनल पार्टीज पूरे खत्म करने का मामला आता है। ये मोदी सरकार के नीतियों में ना ही कोई अपना होता है ना ही कोई पराया होता है, सबके सब दुश्मन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे दो की बात चलती है, वो गुजरात स्टेट और उनके दोस्त, और उन लोग कारपोरेट हाउसेस से दोस्ती करते हैं और कारपोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाते हैं और अपना फायदा वो कहीं बेनामी से सबो कंपनियों में किसने जगह कहाँ है उसका तो ये सत्ता से हटने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उस वक्त तक ये जो बिल ला रहे हैं, ये बिल लाने की वजह यानी चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर, यानी एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो स्टेट में वो उस सरकार वहाँ की वोट, वहाँ की प्रजा वोट डालकर वहाँ की गवर्नमेंट को चुनती है। तो फिर गवर्नर एक एजेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नर एजेंट है। ये बात सरकार या कमीशन के वक्त से लेकर आज तक देखने को मिलता है। पहली बार 1956 में EMS नंबूदिरिपाद की गवर्नमेंट केरला में वहां पर डिसलॉज की गई थी। वो इसलिए कि गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर, चाहे इकोनॉमिक इमरजेंसी हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो या फिर कौन सा भी एक मुद्दा जो उसमें प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए जाते हैं, उस हिसाब से अगर रिपोर्ट करते हैं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रद्द करती है। लेकिन इतना लंबा वक्त ना ही अमित शाह के पास है ना ही मोदी सरकार के पास है, क्योंकि ये जल्द से जल्द 30 दिन के अंदर 31 के दिन गवर्नर को पावर्स देते हैं, गवर्नर्स को पावर देकर हटा देते हैं। चलिए देखते हैं अगर एक्चुअली रीजनल पार्टीज हो या फिर अपोजिशन पार्टीज हो, हिंदुस्तान में टोटली 31 चीफ मिनिस्टर्स के ओहदे हैं, और क्योंकि उसमें 28 स्टेट्स हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें आइंदा साल मार्च अप्रैल तक असम में इलेक्शन होने जा रहा है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है, तमिलनाडु और केरला और साथ ही साथ पांडुचेरी में भी मार्च और मई के दरमियान इन 5 स्टेटों के इलेक्शन होने जा रहे हैं। और इसमें बिहार का इलेक्शन तो इसी साल है, लेकिन ये भी एक एसिड टेस्ट के तरह यहाँ पर बीजेपी सरकार को देखने को मिलता है। तो फिर इसके हिसाब से एक और मुद्दा भी ये जहन में है कि वो ये है कि इंटायर टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही रद्द करने का ख्वाब जो आरएसएस देखती हैं, वो आरएसएस के ही प्रोडक्ट्स आज गवर्नमेंट में पूरे कंप्लीट मिनिस्टर से लेकर हर कोई भी जो भी बीजेपी सरकार को चलाते हैं, वो लोग पूरे के पूरे आरएसएस बैकग्राउंड से ही आए सो लोग हैं। अब रही बात वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लोगों में से कितने लोग, कितना मामला साफ आता है, इसको डायरेक्ट मेजॉरिटी से जीतने की बात आती है। अभी खबर आई है कि YSRCP के जो 4 MPs है वहाँ के वो लोग और राज्यसभा के मेंबर्स भी हैं, वो लोग मिलकर NDA को सपोर्ट करने की बात भी की है। तो फिर ये लोग एक तरीके से जो CBI, ED और जितने भी इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, लोग को परेशान करना और अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करवाना या फिर स्कैम्स में इन्वॉल्व कर देना, एक्यूज्ड बना देना, वैसे में देखते हैं तो फिर हेमंत सोरेन को और केजरीवाल को जेल तो ऑलरेडी भेजा गया था, और बाजू के स्टेट वाले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू भी जेल कर जाके आए हैं। तो फिर इसमें 28 स्टेट्स में एक्चुअली बीजेपी के कितने स्टेट्स हैं और नॉन बीजेपी के कितने स्टेट्स हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर यूपी, हम पहली लिस्ट पढ़ते हैं बीजेपी के स्टेट्स की, और ये बीजेपी के स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, न्यू दिल्ली एंड हरियाणा है। ये 14 स्टेट्स हैं। ये 14 स्टेट्स के बाद में नॉन बीजेपी स्टेट्स की लिस्ट है।
ये 14 स्टेट्स जो ये कानून बनाया गया है, ये अपने इसमें कौन से लोग को अमित शाह और बीजेपी चाहते हैं और नहीं चाहते, ये बात भी अपने को देखने को मिलती है यहाँ पर। वो इसलिए कि योगी को ये मोदी साहब हो या अमित शाह हो पसंद नहीं करते, तो फिर ये उनके पीछे भी एक खड्डा खोदा जा रहा है इस बिल के वजह से, और इस बिल को बताते हुए और इस बिल को पास करके गुजरात के मॉडल जो भी समझते हैं वहां पर इम्प्लीमेंट किया गया था, ये नेशनल सतह पर इम्प्लीमेंट करते करते पकड़े गए हैं वोट चोरी के हिसाब से। तो फिर इतने सारे 14 चीफ मिनिस्टर्स में किसको कौन सा आदमी ये लोग के सीट को खतरा बन सकता है चीफ मिनिस्टर रहकर, वो यहाँ पर जांचने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं इस एक्ट्स को लाकर। और इस एक्ट्स में यूपी के योगी आदित्यनाथ ही वो स्कैनर पे दिखते हैं, वो इसलिए कि मोहन भागवत से दोस्ती योगी को ज्यादा पसंद है और योगी मोहन भागवत मिलकर एक थर्ड फेज को एलिवेट करते हैं, जिस फेज को बनाने के लिए अमित शाह भी कुछ कम नहीं खाया और कुछ ये नहीं है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट अगर होता भी है जैसा मोहन भागवत चाहते हैं, 75 इयर्स आने के बाद वो लोग को रिटायरमेंट देकर नए लोगों को मौका देना चाहिए, ऐसी बात तो मोहन भागवत करा है। और मोहन भागवत उस बात को नजर में रख के ही 15 अगस्त के दिन खूब से सराहे, खूब तारीफ की है मोहन भागवत के आरएसएस की। यहाँ पर आरएसएस को एक एनजीओ बताया, तो फिर ये एनजीओ किस तरीके का एनजीओ है, ना ही इसका नाम किसी के पास रजिस्टर्ड है और कौन से रजिस्ट्रेशन से ये एनजीओ बना, मोदी के पास अभी तक उसके पास जवाब नहीं है। और इनके पास फिर यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस की लिस्ट भी नहीं है और ना ही बैंक अकाउंट है और ना ही इनके एसेट्स का मामला है और ना ही ये लोग इनकम टैक्स बनते हैं, ना फिर ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके का टैक्स बनते हैं, ये टैक्स फ्री चलती है। और इनके पास जो मोहन भागवत को जेड कैटेगरी दिए है वो भी अवाम के पैसों से चलती है, उनकी सुरक्षा भी अवाम से चलती है और इनका एनजीओ का आज तक अकाउंट भी पता नहीं है। तो फिर इसी तरीके से मोदी सरकार और मोदी साहब वहां के भाषण में आरएसएस को और बीजेपी को उनकी खूब जमकर तारीफ करने की वजह भी यही दिखती है। तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को रीशेप करके उसमें जितने जो अपने को उनको पार्टी को पसंद नहीं है वैसे प्रावधानों को निकालकर अपना एक साफ सीधा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इरादा तो चलता है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा ऐसा तो समझ में आता है। वो इसलिए कि बमुश्किल से सरकार इस 4 साल का वक्त कैसा गुजारेगी, किस तरीके का गुजारेगी, ये चोरी पकड़ने के बाद ही ये पता चल गया है और ये लोग अंदर से सहम गए हैं और हिल गए हैं और डर गए हैं। वो इसलिए कि नंगा नाच ये लोग को देखता है, लेकिन ये लोग मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। ये लोग के पास ना ही मोरालिटी और ना ही मोरालिटी की स्पेलिंग भी ना ही अमित शाह लिख सकते हैं और ना ही मोदी साहब लिख सकते हैं, क्योंकि ये लोग को खाली पेन पकड़ कर दिखता है, कहीं साइन करे जैसा, कहीं लिखे जैसा आज तक कहीं देखने को ही नहीं मिला। और यहाँ पर भी ये लोग इस 3 कानूनों को लाने के सामने ये लोग के पीछे एक्यूजेशन को और कन्विक्शन के बीच में फर्क महसूस नहीं कर सकते। वो इसलिए कि इतनी बड़ी पढ़ाई तो ये लोग नहीं पढ़े हैं, तड़ी पार बनकर एक क्रिमिनल बनकर ही पार्लियामेंट में बात करना पड़ा, चाहे होम मिनिस्टर बन के भी क्यों ना हो अमित शाह को। लेकिन उसका जवाब अपने तरीके से, जैसा चोर कहीं भी अपनी चोरी को जैसा कभी भी नहीं खुलता, उसी तरीके की बात वो भी कर वक्त गुजार दिया है। लेकिन चोर कभी भी आज तक खुबला है क्या, ऐसी बात आती है, क्योंकि उसके गले पे अगर तलवार लटकती है या जान जाने का मामला है या जेल जाने का मामला आता है तो फिर वो कभी सच नहीं बोलेगा। और ऐसी बात बीजेपी को उनके जीन्स में और उनके ब्लड में और उनका मामला जो अंग्रेजों से सीखा है, जो अंग्रेजों से सिखाया गया है, जो आज तक चलता है, वो अंग्रेजों से नहीं लड़े,
इंटरनली मुसलमानों से लड़े, कम्युनिस्टों से लड़े, दलितों से लड़े और क्रिश्चियनों से लड़े, लेकिन अंग्रेजों से तो नहीं लड़े। ऐसे लोगों के पास ईमान क्या होता है, मोरालिटी क्या हो सकती है? आइए देखते हैं। वन इलेक्शन की बात आती है तो इतने सारे मुद्दों के बाद अब यहाँ कौन से स्टेट गवर्नमेंट्स इनके स्कैनर पर हैं और नेक्स्ट आने वाले दिनों में आइए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, वो ये लोकल वहाँ की पार्टी है और वहाँ की पार्टी के साथ ये बीजेपी पार्टी मिलकर उससे पहले नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये आर्म्ड पार्टी है। ये लोग के पास हथियार को लेकर और वो लोग का ऑर्गेनाइजेशन चलता है। वैसी सरकार इससे पहले का टर्म में चलाई और इस बार नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी चलती है। नागालैंड की बात हमने इसलिए किया है कि तेलंगाना में या छत्तीसगढ़ में कौन सी बात करते हैं, ये बात को आने वाले मार्च 31 तक माओइस्ट फ्री इंडिया को बनाने की बात भी ये लोग करते हैं। तो फिर नागालैंड जैसे वहां के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के लोगों से मिलकर ये लोग सरकार चलाए हैं लास्ट टाइम। तो फिर इस वक्त यहाँ पर माओइस्टों से बात करके एक पीसफुल सॉल्यूशन बनाने में क्यों पीछा कर रहे हैं? ये लोग को हथियारे हैं, हत्या करना ही जानते हैं। तो फिर इसके बारे में ये देखना पड़ा। और उसके बाद में टॉप स्कैनर पे आते हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तेलुगु देशम पार्टी के नारा चंद्रबाबू नायडू के एमपी जो है 16 सीट्स, वो 16 सीट्स पे और बीजेपी की सरकार चलती है। तो फिर उन्होंने भी लास्ट टाइम यानी चीफ मिनिस्टर बनने ने इससे पहले जेल को जाकर आए हैं। उसके बाद में जेडीयू है, जेडीयू के खिलाफ में नीतीश कुमार तो ऐसे कौन से भी क्रिमिनल केसेस हुई या फिर स्कैंडल्स में उनका नाम अभी तक भी सुनने को या फिर देखने को नहीं आया। शायद जब तक गद्दी पे हैं उस वक्त तक नहीं आएगा, लेकिन जब गद्दी से हटते हैं तो शायद आ सकता है, क्योंकि ये बात नरेंद्र मोदी को अच्छे तरीके से पता है। वो इसलिए पता होती है कि ये लोग क्या चोरी करते हैं, कितना नुकसान आवाम का करते हैं, कितने जगह घपले करते हैं, कितने स्कैंडल्स करते हैं, और उसकी लिस्ट पढ़ी जाए तो फिर 100 से ज्यादा ये लोग इकोनॉमिक ऑफेंडर्स भी माने जाते हैं। तो फिर अगर मोदी सरकार जैसा ही प्राइम मिनिस्टर से हटते हैं तो फिर फर्स्ट कम फर्स्ट केस उनके ऊपर ही रजिस्टर होगा। अगर करने वाली हिम्मत अगर कांग्रेस पार्टी की भी आती है तो फिर वो गट्स राहुल गांधी को अगर है तो फिर उस वक्त तक ही देखेंगे, लेकिन अभी तो बात नहीं कर सकते। अब रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना भी स्कैनर पर है। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है, रेवंत रेड्डी के खिलाफ में वोट को नोट को वोट या जो भी मुद्दा समझे तेलंगाना स्टेट बनते सो वक्त नारा चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी और केसीआर के बीच में जो चला था, ये केस भी एक पेंडिंग में है। और उसके बाद में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी वहां सिक्किम में चलाती है। उसके बाद में कर्नाटका की बात आती है। कर्नाटका में सिद्धरामैया की सरकार है। सिद्धरामैया की नाम पर वो हाउसिंग स्कैम का हो या उनकी पत्नी का नाम हो, यहाँ पर लेने को भी मिला है। वो गवर्नर के पास उनका असेंट लेने के लिए भी कई क्रिमिनल केसेस को उनके नोटिस में लाया भी गया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं आया। अब रही बात हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश का मामला भी स्कैनर पर हो सकता है, वो इसलिए कि वो कांग्रेस पार्टी चलाती है और कर्नाटका भी कांग्रेस पार्टी के ही लोग चलाते हैं, सिद्धरामैया। अब रही बात झारखंड में शिबू सोरेन है, ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, वो भी स्कैनर पर है। और तमिलनाडु के डीएमके एमके स्टालिन है, एमके स्टालिन का मामला आइंदा आने वाले अप्रैल के अंदर फिर इसको इलेक्शन होने वाला है, तो फिर ये भी स्कैनर पर है। और केरला के पिनराई विजयन है सीपीएम पार्टी के, और वो भी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन पर हैं। अब रही बात तृणमूल कांग्रेस, ये तृणमूल कांग्रेस भी नेक्स्ट इलेक्शन में है। तो फिर ये मुद्दा, ये चीज को नजर में रखकर ये मामला चला है। जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर है, वहां कश्मीर का मुद्दे में एक छोटा सा हल्का कोई घटना घटी तो फिर उमर अब्दुल्ला को जेल में डाल देना कोई मामूली छोटा सा क्रिमिनल
को भी जितना वक्त लगता है उससे कम वक्त वहाँ के जेके सीएम को भी लगता है। वो इसलिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। अब रही बात मिजोरम में जोराम पीपुल्स मूवमेंट चलाती है सरकार, तो फिर वो भी स्कैनर पर हैं, और पौंडीचेरी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी है, और ये भी नेक्स्ट इलेक्शन में आने वाली है। और पंजाब आप पार्टी, ये तो है ही, कौन से वक्त किस तरीके से वहाँ की आप पार्टी को हटाया जाए और वहाँ कब्जा किया जाए, ये बात आती है। तो फिर इतने सारे स्टेट्स में, यानी अपने स्टेट्स कम और नॉन बीजेपी स्टेट्स ज्यादा रहने की वजह से भी ये अपनी बुरी निगाह फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पे लगाकर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर तोड़ मड़ोड़ कर उसमें से जितने भी खासकर फंडामेंटल राइट्स को निकालकर, और चीफ मिनिस्टर्स का नाम भी रखा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स तो अपोजिशन लीडर्स के लिए ही बनाए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात यहाँ पर करें हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर्स की बात आती है तो फिर एक ही तो प्राइम मिनिस्टर है, इनके ऊपर कितने मुकदमे चल सकते हैं या झोला उठाकर भागते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर से हटे या फिर हट जाएं, या फिर वह उनको डिसलॉज किया गया नेक्स्ट इलेक्शन में हो, या फिर इस वक्त के नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो प्रेजेंट अब इंडिया के नॉमिनी है, वो नॉमिनी अगर जीतते हैं तो फिर बवाल तो बवाल ही होगा। और जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन का मामला देखने को मिलता है और चलता भी है, तो फिर इस इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर इंडिया अलायंस के सुदर्शन रेड्डी जीतते हैं तो फिर समझ लेना कि ये मोदी सरकार गई। थैंक यू। फेयर मीडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखें। हर अपडेट के लिए घंटी आइकन चालू करें। हम वास्तविक और निष्पक्ष समाचार और राजनीतिक अपडेट प्रदान करते हैं।